मनीषा जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, कलावती यादव, अध्यक्ष नगर पालिक निगम आदि उपस्थित थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा, गुरुजी द्वारा मंत्री दिलीप अहिरवार का सम्मान किया गया। भाजपा और सिख समाज द्वारा वीर बाल दिवस पर कैंडल मार्च निकालकर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नगर द्वारा अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में मंगलवार को वीर बाल दिवस पर टावर चौक से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसलिए शहीदी दिवस पर उन साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन झुके नहीं। उनका अमर बलिदान देश के इतिहास में एक प्रेरक अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की है। कैंडल मार्च में वीरेंद्र कावड़िया, इकबाल सिंह गांधी, ओम जैन, प्रदीप पांडे, संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया, चरणजीत सिंह कालरा, कमलजीत सिंह ठकराल सहित सिख समाज के समाजजन व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुत्रों के बलिदान दिवस के इस अवसर पर हम उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह जो बलिदान उन बच्चों के द्वारा दिया गया। वीर बाल दिवस के अवसर पर नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। आज का दिन उनके इसी बलिदान को याद करने का दिन है। राज करेगा, राज करेगा, ढूंढते निशान है, ढूंढते निशान है, बोले सोनहल। कलेक्टर ने जन सुनवाई में शिवानी के आवेदन पर पिता के इलाज हेतु 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने आवेदकों की जन सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय के संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दूर दराज से आए पीड़ितों के आवेदनों पर जन सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, एडीएम अनुकूल जैन, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे, एसडीएम ने की तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष उज्जैन निवासी शिवानी सुगंधी ने आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया कि उनके पिता की हार्ट प्रॉब्लम होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि की मदद करने की गुहार पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तुरंत 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाए ताकि पीड़िता को इलाज में मदद हो सके। जन सुनवाई में बड़नगर के ग्राम खेड़ावदा निवासी राजेश धाकड़ ने आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया कि उनकी भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि पर गांव के ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस संबंध में जन सुनवाई के दौरान पूर्व में एसडीएम बड़नगर को उचित कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया था। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर
पुनः कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर अनुरोध किया कि शासकीय भूमि पर कब्जा हटवाया जाए ताकि उन्हें उनकी भूमि पर आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। कलेक्टर ने इस संबंध में बड़नगर एसडीएम को उचित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। घूरने को लेकर यादव व लश्करी परिवार के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों से महिला समेत 5 घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निकास चौराहा के समीप धोबी गली की इस घटना में पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। निकास चौराहा के समीप धोबी गली में मंगलवार दोपहर यादव व लश्करी परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। घूरने की बात पर झगड़ा होना बताया गया, जिसमें लट पाइप चलने से दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरेआम मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोतवाली पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों ही परिवार आमने सामने रहते हैं। वह एक पक्ष से प्रेमलता पति बद्रीलाल 60 साल निवासी धोबी गली की रिपोर्ट पर नीतेश लश्करी, सागर लश्करी, काजल लश्करी व गणेश के खिलाफ मारपीट व हमले की धारा में केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष से काजल पति सन्नी गौड़ की रिपोर्ट पर पप्पू उर्फ हरीश, अज्जू उर्फ अजय, धर्मेंद्र उर्फ गोलू, भंडारी यादव व भरत यादव निवासी धोबी गली के खिलाफ मारपीट, हमला व जान से मारने की धमकी धारा में केस दर्ज किया है। क्रॉस कायमी मामले को जांच में लिया है। प्रेमलता यादव ने पुलिस को बताया कि नीतेश लश्करी घर के सामने से घूर रहा था और आपत्ति लेने पर उसने अपशब्द कहे। भतीजे विनोद यादव ने उसे मना किया तो अपने घर से भाई सागर, गणेश व बहन काजल के साथ छत पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंके, जिससे भाई अजय यादव भतीजे विनोद को चोट आई है। महाकाल मंदिर में क्षरण रोकने के लिए मंगलवार को एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए पहुंची। टीम के 8 सदस्यों ने महाकाल के गर्भगृह में पहुंचकर शिवलिंग की बारीकी से जांच की। इससे पहले 18 दिसंबर को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल की टीम आकर पानी, भांग, भस्म के नमूने लेकर जांच कर चुकी है। अब दोनों दल मिलकर जांच करने के पश्चात रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में शिवलिंग शरण की जांच के लिए एएसआई दिल्ली और जीएसआई भोपाल की टीम महाकाल मंदिर पहुंची। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य टीम उज्जैन पहुंची। एएसआई के डॉक्टर रामजी निगम ने बताया कि टीम में कुल 8 सदस्य निरीक्षण के लिए आए हैं, जिसमें मोहन, विक्रम और उप महानिदेशक जीएसआई राधेश्याम सरकार भोपाल से, बाकी टीम दिल्ली से महाकाल मंदिर पहुंची थी। टीम ने महाकाल शिवलिंग, महाकाल मंदिर का गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। यहां मजबूती को लेकर बारीकी से जांच की गई। गर्भगृह में महाकाल शिवलिंग का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कुछ तस्वीरें लेकर मशीनों से जांच की गई। रामजी निगम ने बताया कि जीएसआई और एएसआई की टीम मिलकर जांच रिपोर्ट बनाएगी। इसके बाद इसे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले भी कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई और जीएसआई की टीम यहां आकर जांच कर चुकी है। महाकाल मंदिर शिवलिंग को हो रहे नुकसान को लेकर वर्ष 2017 में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मामले में आदेश जारी किया था कि एएसआई और जीएसआई की टीम प्रतिवर्ष शिवलिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। यही कारण है कि यहां यह जांच दल आया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। न्यायालय के आदेश पर
हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु। तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट कर देंगे। हाँ, दो लोग मैं दिल्ली से आया हूँ और ये डॉक्टर भुवन विक्रम वहाँ से भोपाल से आए हुए हैं। ये उप महानिदेशक डॉक्टर सरकार है, ये भोपाल से आए हुए हैं। राधेश्याम जी भोपाल से। कितने सदस्य टीम है? 4 प्रमुख सदस्यों की टीम है, उसके अलावा 4 उनके साथ सहायक लोग। सर, आज आपने मंदिर में कहाँ पे आपने जांच की? जी, सभी आपने देखा होगा। मैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का किया सर्वेक्षण, नागेश्वर जंतुष्य का किया और ज्योति से आपके मंदिर नीचे क्या नाम उनका, ओंकारेश्वर का वहाँ पे किया। मेरा नाम रामजी निगम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल। बाढ़ आए या आए अकाल, वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए, पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो, मुस्कुराते रहो। पारंपरिक लाठी स्पर्धा में एक बार फिर उज्जैन के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सबसे ज्यादा पदक जीतकर मध्य प्रदेश की टीम को चैंपियन बना दिया। स्पर्धा के दौरान उज्जैन को 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। स्पर्धा में मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप कर कब्जा किया। टीम के सदस्य उज्जैन पहुंचे तो जमकर स्वागत हुआ। स्पर्धा संपन्न होने के बाद मंगलवार को टीम के सदस्य उज्जैन लौटे तो खिलाड़ियों का फेडरेशन की ओर से जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों की कोच रजनी नरवरिया ने बताया कि पारंपरिक लाठी स्पर्धा का आयोजन हरिद्वार में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। स्पर्धा के दौरान उज्जैन के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल बटोरे। स्पर्धा में 12 राज्यों के खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दबदबा बनाए रखा और चैंपियनशिप जीत ली। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब साउथ इंडियन खेलने के लिए बांग्लादेश जाएंगे। यह स्पर्धा जनवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। टीम के खिलाड़ियों के मंगलवार को उज्जैन पहुंचने पर फेडरेशन के सदस्यों ने, साथ ही खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों ने स्वागत कर अगवानी की।
कहाँ से आई और क्या कोई स्थिति रहेगी? सर्वप्रथम सभी को जय श्री माँ का। पारंपरिक लाठी टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स कप था 2023 का हरिद्वार में, जिसमें मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के खिलाड़ियों को आए हैं। हम 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 के करीब हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ये हमारी उपलब्धि रही है और इसमें करीब 12 राज्यों ने शिद्दत की है। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों और गोल्ड मेडल की संख्या जो रही है वो मध्य प्रदेश की रही है। और ये जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं बच्चे, ये साउथ एशियन खेलने बांग्लादेश जाएंगे फरवरी के लास्ट वीक में या जनवरी में। इन सभी खिलाड़ियों को मैं फेडरेशन की तरफ से बधाई देती हूँ और मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है, क्योंकि भारत की जो वुमेंस चेयरमैन है उसका पद मुझे मिला है। इसके लिए भी मैं फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष सतीश चौधरी सर, विनोद सर, राजेश सर, मनोज सर, जोशी सर, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मुझे इस पद पर मुझे बिठाया है। और मैं उन्हें भी पूर्ण तरह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस पद का पूरी तरह निर्वाह करूँगी। साथ ही जो मेरे पास जो दायित्व रेफरी हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ और उस पद को भी मैं पूर्ण तरह संभाल कर रखूँगी और उस पद पर भी मैं अपनी श्रद्धा पूर्वक और ईमानदारी के साथ रहूँगी। उज्जैन स्थित MIT पुणे की अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा यहां की फैब्रिकेशन लैब में 3D प्रिंट तकनीक से अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बनकर राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी को भेंट किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे जी व संचालक श्रीपाद कुलकर्णी ने अयोध्या में जाकर न्यास के कार्यालय में आदरणीय चंपत राय जी को यह प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर चंपत राय जी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा भेंट किया जाने वाला यह मॉडल अपने आप में अद्वितीय है और यह जानकर गर्व होता है कि पढ़ने के साथ साथ छात्र इस तरह की अद्भुत प्रतिकृति विश्वविद्यालय की लैब में ही बना रहे हैं। इस मॉडल की उत्तम गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय कलात्मक विवरण देखते ही बनता है। विदित हो रहा है कि इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस तरह के कई मॉडल बनाकर विभिन्न आयोजनों में देश के प्रख्यात एवं प्रमुख अतिथियों को इस तरह के मॉडल बनाकर प्रस्तुत भेंट किए हैं। 2022 में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तब महाकाल लोक के प्रमुख आकर्षण का केंद्र नंदी द्वार का मॉडल बनाकर सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेंट किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को यह मॉडल इतना भाया कि उन्होंने ऐसा ही एक दूसरा मॉडल बनाने का आग्रह कुलपति श्री नितिन राणे जी से किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब महाकाल लोक का शुभारंभ किया था, उस अवसर पर अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित यह मॉडल मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सूबे के मुखिया ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यह मॉडल भेंट दिया गया जब वे भोपाल दौरे पर थीं। चूंकि यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 100% प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल फॉलो करती है, इसलिए यहाँ के छात्र नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर इस तरह के प्रोजेक्ट अपने लैब में ही बना सकते हैं। मॉडल के अवलोकन के पश्चात आदरणीय चंपत राय जी ने सभी छात्रों एवं उनके शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। हाल ही में हम अयोध्या गए थे और अयोध्या जाके जो हमारे छात्राओं ने और अध्यापकों ने जो राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्रतीकात्मक मॉडल तैयार किया है, वो हमने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी को भेंट किया। मॉडल देखने के बाद आदरणीय चंपत राय जी दंग रह गए, क्योंकि ये मॉडल इतना अच्छा बना है, इतनी इसकी जो कलात्मकता और गुणवत्ता आप देखेंगे तो जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, वो मंदिर और ये मॉडल एकदम मिलता जुलता है। तो जो भक्त अयोध्या नहीं जा सकते, अगर ये मॉडल भी अपने घर में रख लेते हैं तो शायद घर पे ही उनके श्री राम प्रभु के उनके दर्शन हो सकते हैं। सर, कितने दिन लगे इस मॉडल को बनाने में और कितने लोगों ने बनाया है? ये मॉडल पिछले 2 महीने से हमारे वर्कशॉप में, अवंतिका यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप में 6 छात्राएं और 5 अध्यापक इसके ऊपर रात दिन अविरत कार्य कर रहे थे और ये पूरा डिज़ाइनिंग का काम छात्राओं ने किया
और उसके बाद उसको फैब्रिकेट करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे वर्कशॉप टीम ने ली और वर्कशॉप टीम ने इसे 2 महीने के भीतर ही फैब्रिकेट करके निर्मित किया। तेज रफ्तार आयसर चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए कोठी रोड पर बिजली के पोल को तोड़ दिया। आयसर चालक टक्कर मारते हुए बिजली के पोल में जा घुसा। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टला। देवास रोड पर एक तेज रफ्तार आयसर वाहन चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। राजगीरों ने जानकारी देते हुए बताया कि आयसर चालक शराब के नशे में धुत है। पहले उसने एक बच्ची को टक्कर मारते मारते बचा, फिर उसने सड़क किनारे लगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर को टक्कर मारकर फाड़ दिया और फिर वह बिजली के पोल में जा घुसा। राहगीरों ने बताया कि अगर बिजली का तार टूटकर नीचे गिर जाता तो कई लोग बिजली की चपेट में आने से बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना की जानकारी लगते ही माधव नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वहां जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ दैनिक कार्रवाई की गई। ये यहाँ पे गाड़ी खाली करने का था। अरे मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ बाबूजी, मैं भी यही का। मेरा नाम बाबू है। ला चाबी निकालो, चाबी निकाल। ये जो आयसर है ये बहुत तेजी गति से चल के आ रहा था। शर्मा परिसर के इसने एक बच्ची को टक्कर मारते मारते रहा। फिर इसने एक मोहन जी यादव का एक बड़ा बैनर लगा था उसमें गाड़ी भरी और फिर एकदम तेजी से बिजली के खंभे में आके जाके टकराया। पूरा खंभा टेढ़ा हो गया, पूरी वायर टूट गई। अगर इसमें जरा सा भी करंट फैल जाता तो कम से कम 5-6 लोगों की जान जा सकती थी। इसको पकड़ा है, नशे में दिख रहा है, बता रहा है कि मैंने नशा नहीं करा, लेकिन वो नशा कर रखा और 1-2 को टक्कर। इसमें जांच करना चाहिए। कोई भी शराब पी के वो नहीं चाहिए यातायात पुलिस इसमें क्या कर सकती है। आपका नाम? पंडित योगेश व्यास। उज्जैन जोन में जमानत लेने के बाद भी लगातार अपराध कर रहे 550 से ज्यादा अपराधियों की जमानत निरस्त कर जेल भेजा जाएगा। इसके लिए आईजी के आदेश पर पुलिस विभाग ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद आदेश जारी किया था कि जो अपराधी जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी लगातार सक्रिय है और आपराधिक मामलों में शामिल पाए जाते हैं, ऐसे अपराधियों की लिस्टिंग कर कोर्ट से इनकी जमानत निरस्त करवाई जाकर दोबारा इन अपराधियों को जेल भेजा जाए। उज्जैन पुलिस जोन के आईजी संतोष कुमार सिंह ने इस आदेश के तत्काल बाद जोन के पुलिस अधीक्षक को ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर लिस्ट बनाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस विभाग ने इस आदेश पर अमल करना शुरू कर दिया है। आईजी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि कल दिनांक तक करीब 550 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब इनके कोर्ट केस में पुलिस न्यायालय से इनकी जमानत को निरस्त करने की अपील करेगी। रेंज में जो अपराधी जिनकी जमानत निरस्त कराने का अभियान चलाएगी पुलिस, इसको प्राथमिकता पर लेते हुए हम लोगों ने वर्तमान कल दिनांक तक 550 से ज़्यादा अपने पूरे जोन में ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया है और इसमें से 184 लोगों के जमानत निरस्तीकरण के आवेदन हमने ऑलरेडी कोर्ट में लगा दिए हैं। इसमें से कुछ आवेदन हाई कोर्ट में भी लगाए गए हैं। जिन प्रकरणों में जिस तरह के आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय से अगर उसको जमानत मिली है तो वहाँ भी निरस्तीकरण के लिए आवेदन लगाए गए हैं। इसमें प्रत्येक जिलों में एक टीम बना दी गई है और लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जो माननीय न्यायालय की सुनवाई की प्रक्रिया होती है इनके जमानत निरस्तीकरण कराया जाए। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए ट्रैवलेटर सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। महाकाल लोक बनने के बाद शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम तेज हो गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरह महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए ट्रैवलेटर बनाने की तैयारी की जा रही है। मन्नत गार्डन की पार्किंग से श्रद्धालु खड़े होकर सीधे महाकाल लोक पहुंचेंगे। ट्रैवलेटर की लंबाई 700 मीटर है। 50 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन दौरे के दौरान निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बड़ा प्लान उनके सामने रखा है, जिसे काफी पसंद किया गया है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तकनीक की तरफ जाने का सुझाव दिया गया है। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की तर्ज पर महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए भी ऐसा ही ट्रैवलेटर बना दिया जाए, जिससे श्रद्धालु बगैर ट्रैफिक में फंसे मंदिर पहुंच पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने इसका पूरा प्लान दिया गया।
निगम कमिश्नर रोशन कुमार ने बताया कि हरी फाटक ब्रिज के पास मन्नत गार्डन की पार्किंग से ट्रैवलेटर बनाया जा सकता है जो सीधे महाकाल लोक में नंदी द्वार तक पहुंचे। इसकी लंबाई करीब 700 मीटर रहेगी, जिससे श्रद्धालु बगैर ट्रैफिक में फंसे मंदिर तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को ई रिक्शा या कोई प्राइवेट व्हीकल भी नहीं करना होगा। ऐसे में श्रद्धालु बगैर खर्च के सीधे मंदिर तक पहुंच पाएंगे। महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी समस्या यही आती है कि श्रद्धालु मंदिर तक अपने वाहन ले जाना चाहते हैं, लेकिन वहां वाहनों की संख्या अधिक होने से परेशानी बढ़ जाती है। वहीं रोड पर बार बार वाहनों के जाम की स्थिति बनती है। प्लान पर अमल होता है तो श्रद्धालुओं और प्रशासन की बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। ट्रैवलेटर पर करीब 50 करोड़ खर्च आना है। प्रोजेक्ट पर अभी मंथन किया जा रहा है। इसके बाद प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। मंदिर में भी श्रद्धालुओं को ट्रेवलर के माध्यम से दर्शन करवाया जाएगा, जिससे खड़े खड़े श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। क्या व्यवस्था रहेगी पूरी और कब तक इसका मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि महाकाल मंदिर में जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको कम से कम समय लगे और कम से कम चलना पड़े। इसी निर्देशों के तहत एक परिकल्पना की गई है कि जो हमारा मन्नत गार्डन जो पार्किंग है हरी फाटक ब्रिज के पहले, वहाँ से एक स्वचालित एक सिस्टम बनाया जाए और वो स्वचालित जो पुल रहेगा वो श्रद्धालुओं को गाड़ी से उतरने के बाद वहाँ पे श्रद्धालु उस पर आ जाएंगे और सीधे जो कॉरिडोर है अपना वहाँ पे वो लैंड करेंगे, जिससे कि उनको ये करीबन 700 मीटर का जो डिस्टेंस है वो चलना ना पड़े और गाड़ियों के भी पार्किंग की जो सुविधा है वो हरी फाटक के पहले ही उपलब्ध हो जाए। तो ये एक परिकल्पना की गई है जो कि करीबन 700 मीटर के आसपास की है और उसमें स्वचालित सीढ़ियों के बगल में जो लोग पैदल भी चलना चाहते हैं खुद से, वो भी व्यवस्था रहेगी उसमें। सर, कितने का बजट है और कितने समय में बनकर तैयार होगा? देखिए, अभी जो इसके प्रारंभिक एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 40-50 करोड़ के आसपास के हैं। अब चूँकि मुख्यमंत्री जी के सामने कल प्रस्तुत किया गया है, अब इसकी विस्तृत जो है एस्टिमेट वगैरह वो निकाले जाएंगे। सर, एक बार में कितने लोग उसमें चल सकते हैं और कितने लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन उसमें करवा पाएंगे आप? देखिए, जैसे स्वचालित सीढ़ियाँ आपने एयरपोर्ट्स पे देखी होंगी तो उस पर करीबन 9 मीटर का वो चौड़ा रहेगा। उसमें 6 मीटर पे स्वचालित सीढ़ियों के माध्यम से लोग चल पाएंगे और 3 मीटर जो है वो पैदल लोग चल पाएंगे। तो मतलब उस पर लगातार एक साथ में करीबन 7 लाइनें चल पाएंगी। तो संख्या जो है वो जिस गति से वो ट्रैवलेटर चलता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को हरी फाटक ब्रिज के इस पार से महाकाल कॉरिडोर में ले जाया जा सकेगा। ये इसको कब तक तैयार करके देना और कब तक क्या है सर? जैसे मैंने बताया आपको कि अभी इसकी विस्तृत DPR वगैरह अब तैयार की जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की उस पर अनुमति लेकर उसका कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इस कार्य में मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने इसकी स्वीकृतियाँ और काम शुरू करने में लगेगा। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए City 24 उज्जैन।